हेलो स्टूडेंट, जीन अंतःक्रियाओं में हम अब तक पढ़ चुके हैं अलीलिक जीन इंटरेक्शन। जैसा कि हमने शुरू में देखा था, हमने जीन इंटरेक्शन को दो भाग में डिवाइड किया, अलीलिक इंटरेक्शन, नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। हमने पढ़े हैं अलीलिक इंटरेक्शन, जहाँ पर एक ही लोकस के, समान लोकस के जो अलीलिक जीन होते हैं उनके मध्य की अंतःक्रियाएं थी। अब हम जीन इंटरेक्शन का अगला भाग लेंगे, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन अलीलिक जीन मतलब ऐसे जीन जो अलग अलग लोकस पर हैं, ठीक है, ये बिल्कुल अलग अलग दूर दूर होते हैं और ये दोनों जीन अलग अलग होते हुए भी मिलकर अंतःक्रिया करते हैं और एक के लक्षण का निर्धारण करते हैं। नॉन अलीलिक इंटरेक्शन हमें एनसीईआरटी में सीधे तौर पर नहीं दिए हैं, वहाँ अलीलिक दिए हैं, नॉन अलीलिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब जीन इंटरेक्शन सिलेबस में तो दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं और नॉन अलीलिक इंटरेक्शन होते भी बहुत सारे हैं। हम यहाँ पर कुछ गिने चुने 3-4 इंटरेक्शन पढ़ेंगे जिन पर अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो है तो बहुत सारे, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए हम लिमिटेड और जो बहुत जरूरी है वही पढ़ेंगे। तो नॉन अलीलिक इंटरेक्शन की खास बात क्या रहेगी, यहाँ पर दो जीन रहेंगे, ये नॉन अलीलिक है, मतलब अलग अलग लोकस पर है, ठीक है। अलग अलग लोकस के दो जीन अगर हैं और हम जब उनकी वंशानुगति अध्ययन करेंगे तो सीधी सी बात है, दो जीन का क्रॉस चलेगा और दो जीन के क्रॉस का मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस। अलीलिक में हमने देखा था क्रॉस मोनोहाइब्रिड रहता था क्योंकि एक ही लोकस के जीन थे। अब ये दो लोकस के जीन है, डायहाइब्रिड क्रॉस होगा। और जैसा कि आपको बताया गया था, जीन इंटरेक्शन में ये अंतःक्रियाएं उत्पाद स्तर पर होती हैं और उत्पाद स्तर पर होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो बदलता है, जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलता। तो यहाँ पर अब दो जीन का डायहाइब्रिड क्रॉस चलेगा और डायहाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो जो 9-3-3-1 आता था अब वो नहीं आएगा, उसकी बजाय अंतःक्रिया के हिसाब से अलग अलग रेशियो आएंगे। हालांकि जीनोटिपिक रेशियो अभी भी यहाँ पर वही रहेगा, सेम, ठीक है। सबसे पहली अंतःक्रिया हम इसमें लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ठीक है, इनके अंतःक्रियाओं के नाम बिल्कुल इन्हीं के हिसाब से रखे गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये दो नॉन अलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण बनाते हैं। दो जीन है, एक लक्षण बनाएंगे और दोनों एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब ये है कि एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर पाएंगे। दो जीन हैं, बिल्कुल अलग अलग है, दोनों मिलकर के एक ही लक्षण बनाते हैं और जीन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। जो ये लक्षण बनाते हैं, लक्षण का एक प्रभावी स्वरूप है, एक अप्रभावी स्वरूप है, जैसे हर लक्षण में होता है, ठीक है। लेकिन इस लक्षण को बनाने वाले जीन दो हैं। अच्छा, दोनों जीन अलग अलग लोकस पर हैं, दोनों के प्रभावी अलील हैं, दोनों के अप्रभावी अलील भी हैं। तो ऐसी स्थिति में लक्षण का प्रभावी स्वरूप कैसे आएगा, क्योंकि अब दो जीन हैं, दो अलग अलग प्रभावी अलील हैं, तो लक्षण का प्रभावी स्वरूप कैसे आएगा और अप्रभावी कैसे आएगा, हमें बस यही ध्यान रखना अंतःक्रियाओं में। क्योंकि ये दोनों जीन कॉम्प्लीमेंट्री है, अर्थात ये दोनों जीन एक दूसरे के बगैर काम नहीं करते। तो इंटरेक्शन बिल्कुल सामान्य सा है कि लक्षण के प्रभावी स्वरूप को लाने के लिए दोनों जीन का प्रभावी अलील जीव में होना जरूरी होगा। जीनोटाइप में या जीव में दोनों जीन का प्रभावी अलील होना चाहिए, तब तो लक्षण प्रभावी आएगा। और यदि ऐसा हुआ कि एक जीन का प्रभावी अलील है और एक का अप्रभावी आ गया, तो एक अकेले का प्रभावी अलील लक्षण को प्रभावी नहीं बना पाता, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे। यदि एक का प्रभावी और एक का अप्रभावी है तो लक्षण अप्रभावी आएगा। प्रभावी तो केवल तभी आएगा जब दोनों जीन के प्रभावी अलील साथ साथ हो। आपको इन अंतःक्रियाओं में बस 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो अंतःक्रियाओं के मुख्य कंडीशन जो मैंने अभी बताई, फिर इस अंतःक्रियाओं पर आधार पर एक उदाहरण लेंगे हम और उससे वंशानुगति में क्या रेशियो आएगा, क्या परिवर्तन आएगा, ये देखेंगे। 3 चीजें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया, दो नॉन अलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, ठीक है। लक्षण का प्रभावी स्वरूप केवल तभी विकसित होता है जब दोनों जीन के प्रभावी अलील जीनोटाइप में उपस्थित हों। दोनों जीन के प्रभावी अलील जीव में या जीनोटाइप में उपस्थित हों। एक भी जीन के प्रभावी अलील के अनुपस्थित होने पर अप्रभावी स्वरूप दिखाई देगा, ठीक है। तो एक भी जीन अगर प्रभावी नहीं है तो फिर रिसेसिव आ जाएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर केवल तभी आएगा जब दोनों जीन का डोमिनेंट अलील साथ साथ हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। अब एक नहीं है तो दूसरा भी काम नहीं करेगा और लक्षण अप्रभावी आ जाएगा। इसका हमें उदाहरण देखिए, इसका हमें उदाहरण मिलता है मीठी मटर में पुष्परंग। मीठी मटर पौधा ये मेंडल वाले मटर से अलग है। मेंडल ने जो मटर लिया था वो था पाइजम सटाइवम, ठीक है, वो गार्डन मटर कहलाता है।
मीठी मटर उसी कुल का सदस्य है, नाम अलग है, लेथायरस ओडोरेटस। तो लेथायरस ओडोरेटस में पुष्प रंग की वंशानुगति कॉम्प्लीमेंट्री अंतःक्रिया दर्शाती है। पुष्प रंग दो प्रकार के हैं, रंगीन एवं रंगहीन, कलर्ड, कलरलेस। कलर्ड होना प्रभावी है, कलरलेस होना अप्रभावी। अब देखिए लक्षण सीधा साधा एक है, प्रभावी अप्रभावी स्वरूप है, लेकिन इस लक्षण को बनाने वाले जीन दो हैं। ठीक है, हम जीन मान लेते हैं, एक सी एक पी, कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब देखिए इस अंतःक्रिया को हम जरा उसमें समझें तो देखिए दो जीन है, जीन सी, जीन पी। अब इसका भी अप्रभावी स्मॉल सी, इसका भी अप्रभावी स्मॉल पी। अब हमारी इंटरेक्शन की कंडीशन क्या है देखो, ठीक है, कि कैपिटल सी और कैपिटल बी दोनों प्रभावी जब साथ आएंगे तो प्रभावी लक्षण आएगा, अर्थात रंगीन बनेगा। ठीक है, रंगीन कलर्ड फ्लावर तभी बनेंगे जब दोनों प्रभावी साथ हो। मान लो सी प्रभावी है लेकिन पी अप्रभावी, सी कैपिटल और पी स्मॉल, तो फिर ये रंगहीन यानी कि अप्रभावी कलरलेस बनेगा। पी प्रभावी है, सी अप्रभावी है तो भी कलरलेस, और दोनों अप्रभावी हैं तो भी कलरलेस। बाकी सारी स्थितियों में अप्रभावी स्वरूप आ रहा है, प्रभावी केवल तभी आता है जब दोनों जीन का प्रभावी अलील उपस्थित हो। समझ में आई बात? ये है इंटरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री, उसका उदाहरण। अब आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में स्वीट पी मीठी मटर के पुष्प रंग पर क्वेश्चन आए तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको अपने को कॉम्प्लीमेंट्री वाले से करना है, सामान्य क्रॉस नहीं है। ये क्वेश्चन में लिखेगा भी नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री से करो, वो तो लिख देगा मीठी मटर के इन दो पौधों का क्रॉस किया गया। बताइए क्या रहा? तो मीठी मटर में पुष्प रंग पर क्वेश्चन है तो बिना कहे आपको कॉम्प्लीमेंट्री ही इस्तेमाल में लेना है। ये उदाहरण बिल्कुल फिक्स है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। मीठी मटर के पुष्प रंग पर क्वेश्चन हो मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ही करना है, सामान्य क्रॉस नहीं होगा। इस अंतःक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो इंटरेक्शन जैसा मैंने आपको बताया, जो हमें बाहर से दिख रहा है वो बताया कि कब रंगीन हुआ कब नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंतःक्रिया उत्पाद स्तर पर होती है, तो इसका मैकेनिज्म जानने की भी कोशिश की कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि दोनों जिनके प्रभावी साथ होंगे तो ही कलर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश की गई तो मालूम चला कि मीठी मटर में पुष्प रंग एक एंथोसाइनिन नाम के वर्णक से बनते हैं। एंथोसाइनिन वर्णक है और पुष्प में उनके पेटल्स में पाया जाता है। अब पौधों में एंथोसाइनिन बनता है 2 स्टेप में, और जब हमने एंथोसाइनिन बनने की प्रक्रिया समझी पुष्प रंग बनने की, तो हमें समझ में आया कि आखिर 2 जीन क्यों चाहिए। देखिए पौधे में क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं इसके पूरा मैकेनिज्म देखूं तो कुछ रॉ मटेरियल से पौधा क्या करता है, एक एंजाइम की मदद से, ये रॉ मटेरियल, इससे एक एंजाइम की मदद से एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है क्रोमाजन। लेकिन क्रोमाजन जो ये कोई कलर नहीं है, ये कलर रंगहीन होता है। फिर क्रोमाजन एक और एंजाइम की मदद से एंथोसाइनिन में बदलता है। एंथोसाइनिन ये जो होता है ये रंगीन पदार्थ है, ये वर्णक है। तो पौधे में एंथोसाइनिन बनने की प्रक्रिया 2 स्टेप में जाके होती है। एंथोसाइनिन बनेगा जब कलर आएगा। ठीक है, 2 एंजाइम चाहिए और ये 2 एंजाइम 2 अलग अलग जीन से बनते हैं। जीन सी जो है ये पहला वाला एंजाइम बनाता, हम इसको एंजाइम सी कह सकते हैं। जीन पी बनाता ये दूसरा वाला एंजाइम पी। अब सारी इंटरेक्शन अपने आप समझ में आई। ठीक है, प्रभावी एलील सी है तो ये एंजाइम बनेगा और पी है तो ये एंजाइम बनेगा। अब देखिए पुष्प रंग कब आएगा, जब पौधे में एंथोसाइनिन बनेगा। एंथोसाइनिन कब बनेगा, जब ये 2 स्टेप की प्रक्रिया पूरी होगी। और 2 स्टेप की ये प्रक्रिया कब पूरी होगी, जब ये दोनों एंजाइम उपस्थित होंगे। और ये एंजाइम दोनों कब उपस्थित होंगे, जब दोनों जीन के प्रभावी एलील होंगे। अप्रभावी एंजाइम नहीं बनाता। ठीक है, तो सी और पी दोनों प्रभावी है तो 2 एंजाइम होंगे और कार्य पूरा होगा, फिर कलर बन जाएगा। मान लो सी प्रभावी है लेकिन पी नहीं है, तो क्या होगा, एंजाइम सी बनेगा, एंजाइम पी नहीं बनेगा। तो रॉ मटेरियल से क्रोमाजन तक का कार्य हो जाए, लेकिन क्रोमाजन से भी रंग तो नहीं आना और पुष्प रंग ही नहीं दिखेगा। ठीक है, जबकि इतना काम तो हुआ। ठीक है, अगर मान लो पी प्रभावी है और सी नहीं है, सी अप्रभावी है, तो सी अप्रभावी होने पर एंजाइम सी नहीं है, तो रॉ मटेरियल से क्रोमाजन की पहली स्टेप ही नहीं होगी। तो एंजाइम पी तो बनेगा
लेकिन कलर तो तब भी नहीं बनेगा जब क्रोमाजन ही नहीं बनेगा, तो एंथोसायनिन कहां से बन जाए। तो आप देखिए इन दोनों जीन को तो बेचारों को पता भी नहीं है कि ये कोई अंतःक्रिया कर रहे हैं। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग अलग जगह हैं, अलग अलग गुणसूत्र पे हैं, ठीक है। और इनका उत्पाद एंजाइम, ये इन दोनों जीन का उत्पाद एक ही प्रक्रिया में काम आ रहा है। इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि अंतःक्रिया होगी। और तभी आपको कहा था कि अंतःक्रियाएं जो बाहर से दिखती हैं, जब आप अंदर जाकर उसका मैकेनिज्म देखोगे तो कुछ और ही बात दिखेगी। और जीन को तो पता भी नहीं होता है कि इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन उत्पाद स्तर पर होता है, ये उत्पाद स्तर का इंटरेक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री का एक्चुअल कारण क्या वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एक तो आपको ध्यान रखना क्या इसकी कंडीशन है, कैसे ये हुआ, ओके। अब अगर हम इसको वंशानुगति में यूज करें, जैसे मान लीजिए हम दो पौधों में क्रॉस कराएं, रंगीन और रंगहीन, कलर्ड और कलरलेस में, ठीक है, क्रॉस कराएंगे, तो क्या बता सकते हो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड। तो मैक्सिमम लोग कहेंगे सब डाई हाइब्रिड क्रॉस है, में दो जीन दिख रहे हैं। अगर आप जीनोटाइप की दृष्टि से देखोगे तो डाई हाइब्रिड दिखेगा, लेकिन जब फिनोटाइप की दृष्टि से देखो तो क्या है, एक ही तो लक्षण है, कलर्ड और कलरलेस के मध्य क्रॉस हो रहा है। फिनोटिपिक दृष्टि से तो ये मोनोहाइब्रिड है, ठीक है। हाँ, जीनोटाइप को देखोगे तब डाई हाइब्रिड दिखेगा, दो जीन है। जब इस क्रॉस को किया जाएगा तो ये क्रॉस बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का हुआ। तो देखिए दोनों से एक एक गैमेट बना था, याद कीजिए। और फिर F1 पीढ़ी बनी विषम युग में। अब बता सकते हो F1 पीढ़ी में क्या लक्षण आएगा, ये रंगीन होने चाहिए, रंगहीन होने चाहिए, ठीक है। हमने क्या कहा, दोनों जीन के प्रभावी एलील हैं तो कलर्ड। तो आप देखो दोनों के प्रभावी हैं, और ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे प्रभावी एलील होने चाहिए। एक C और एक P भी अगर प्रभावी है तो एंजाइम तो बन जाएंगे। इसलिए ये विषम युग में भी क्या रहेगा, ये रंगीन ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसका हम स्वपरागण करके F2 पीढ़ी बनाते हैं, जैसे एक सामान्य क्रॉस होता बिल्कुल उसी तरह से स्वपरागण करेंगे तो नर युग्मक मादा युग्मक बनाने होंगे। कितने कितने गैमेट बनेंगे, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ा रखा है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी से आगे जब चलते हैं तो कितने गैमेट बनेंगे, इसके कितने गैमेट बनेंगे, 4। तो 4 गैमेट इधर बनेंगे और 4 ही गैमेट इधर बनेंगे, और वही 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। समझ गए 4 गैमेट कैसे बनाने, ऑलरेडी मैं डायहाइब्रिड क्रॉस में बता चुका हूँ। ये कैसे बनेंगे, कैपिटल C कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल p, फिर स्मॉल c कैपिटल P स्मॉल c स्मॉल p, ऐसे। और यही 4 इधर भी बनेंगे, 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। फिर हम उसमें से ढूंढेंगे कितने कलर्ड और कितने कलरलेस, ठीक है। अगर मैं इतना बड़ा काम नहीं करना चाहूँ और चेकर बोर्ड वगैरह नहीं बनाना चाहूँ तो भी मैं इसका रेशो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अब आप याद कीजिए डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंने चेकर बोर्ड बनाने के बाद रेशो निकालने में कुछ तरीके बताए थे। हमने कहा था कि एक तो ट्रायंगल सिस्टम होता है, याद है, जैसे कि हमें लक्षण प्रारूप पता चलता है। फिर एक लाइन सिस्टम बताया था जीन प्रारूप के लिए, वही चेकर बोर्ड बनेगा। वो ट्रायंगल सिस्टम के बाद फिर मैंने कहा था एक 9 का बड़ा ट्रायंगल बनेगा, और उसमें से हमने जो कॉमन पार्ट था 9 के 9 जीनोटाइप में से वो लिखा। फिर 3-3 के 2 ट्रायंगल थे, उनमें से जो कॉमन था वो लिखा और एक अलग से था। ऐसे तो किया था, ठीक है। और हमने पूरे चेकर बोर्ड की एक समरी, एक निष्कर्ष लिखा था। अगर आप वो निष्कर्ष लिख सकते हैं बिना चेकर बोर्ड बनाए भी तो आंसर आ जाएगा, और इतना बड़ा क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं। अब याद कीजिए, मैं अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हम यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ आगे फिर F2 पीढ़ी आएगी। मैं इस क्रॉस को पूरा नहीं कर रहा हूँ, और F2 पीढ़ी में हमें क्या मिलेगा, 9 का एक बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, 3 और 3 के 2 ट्रायंगल और एक कॉम्बिनेशन अलग मिलेगा। यही था। अब इसमें देखिए 9 जो थे उसमें क्या कॉमन होता था, अब वो याद रखना जरूरी। यहाँ C और P चिन्ह है तो कैपिटल C और कैपिटल P सब में होता था। 3 ऐसे होते थे जिसमें C कैपिटल होता था लेकिन P रिसेसिव हो जाएगा। वहाँ R और Y है, यहाँ C और P हो गए। फिर ये 3 ऐसे हैं जिसमें स्मॉल c और कैपिटल P रहेगा, और एक ऐसा रहता है जो पूरा ही अप्रभावी होगा। अब ये चीज आपको आनी चाहिए, और अगर किसी को ये लग रहा हो कि अजीब सी बात क्या लिख दी है तो आप वापस डायहाइब्रिड क्रॉस जाके पढ़िए। डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंने ट्रायंगल बनवाए और हर ट्रायंगल में से मैंने कॉमन निकाला था। बड़ा वाला जो पहला ट्रायंगल है उसमें सारे जीनोटाइप में एक C और एक P सब में प्रभावी होता है। 3 वाले में C प्रभावी, P अप्रभावी, इस तरह से पूरा कॉमन निकाला है। अब ये पता होना चाहिए तो यहाँ काम फटाफट हो जाएगा।
अब आप देखिए हम अपना इसका फिनोटाइप लिखें। फिनोटाइप लिखेंगे तो क्या होगा कि सी और पी ये दोनों प्रभावी हैं, तो ये तो बनेंगे रंगीन पुष्प वाले पौधे। अब लेकिन इन तीनों में देखिए सी प्रभावी है तो बी नहीं है, पी है तो सी नहीं है, या दोनों ही नहीं है, तो इन सारी स्थितियों में ये रंगहीन बना करेंगे। ठीक है, तो फिर रंगीन तो कितने हैं 9 और रंगहीन कितने होगा 3 3 और 1 7। ठीक है, तो इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में हमारा फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल की तरह ही डायहाइब्रिड क्रॉस किया, लेकिन हमारा रेशियो रहेगा 9:7 9:7, जबकि मेंडल को अपने डायहाइब्रिड क्रॉस में 9 3 3 1 मिला था। हालांकि मेंडल का डायहाइब्रिड अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये बिल्कुल मेंडल जैसा नहीं है, लग ऐसा रहा मेंडल जैसा क्रॉस है। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 लक्षण थे और 2 ही जीन थे। यहाँ पर देखो लक्षण तो एक है, जीन 2 है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। जीनोटिपिकली चेकरबोर्ड वैसा ही बन रहा है, लेकिन रेशियो 9:3 नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो हमेशा 9:7 रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए, ये बिल्कुल फिक्स है। हाँ, जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, तो जीनोटिपिक रेशियो में कोई बदलाव नहीं, वैसा का वैसे चेकरबोर्ड बनाए। आप जीनोटिपिक रेशियो निकाल लो 1:1 2:4 1:1 ही आएगा। मैंने कहा है अंतःक्रियाओं में जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलते। चेक, अब आप देखो इसको चाहो तो पूरा कर सकते हो, गैमेट बना लो, चेकरबोर्ड बना लो और निकालो, यही आएगा। और जीनोटिपिक रेशियो वही आएगा जो चला आ रहा 1:1 2:4 1:1। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या चीज है, कैसे करना है, ये ध्यान रखना है। तो इस पूरी अंतःक्रिया में पहली बात की अंतःक्रिया क्या है कि 2 नॉन एलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण बना रहे हैं। दोनों का प्रभावी 7 होगा तो ही लक्षण का प्रभावी स्वरूप आएगा। एक का प्रभावी और एक का अप्रभावी होने पर लक्षण प्रभावी आ जाता है। समझ गए? उदाहरण इसका मीठी मटर में पुष्प रंग है। रंगीन पुष्प तभी बनेंगे जब 2 प्रभावी एक साथ हों, अन्यथा नहीं तो सारे रंगहीन बनेंगे। जब हमने क्रॉस किया तो क्रॉस करने के बाद हमें जो रेशो प्राप्त हुआ वो हुआ 9:7। कई बार तो डायरेक्ट रेशो ही आता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशो क्या रहेगा, तो 9:7। समझ गए? अब यहाँ आप देखिए, मैंने आपको शॉर्टकट तरीके भी बताए, सब कुछ किया, लेकिन वो यहाँ काम नहीं लगेंगे। यहाँ बस यही है कि चेकर बोर्ड से अब आप डायरेक्ट निष्कर्ष ले सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि मीठी मटर का ये एक पौधा है और दूसरा पौधा मीठी मटर का ये है और इनके बीच क्रॉस किया गया। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे? इसमें कोई 9:7 नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया जाए कि मीठी मटर के इन दोनों पौधों का क्रॉस किया तो बताओ इनकी संततियों में कितने रंगीन कितने रंगहीन होंगे। पहली बात तो ये दोनों देखिए रंगीन होंगे या रंगहीन, तो ये दोनों जो है इसमें पी है लेकिन सी प्रभावी नहीं है, सी है तो पी नहीं है, दोनों ही सफेद होंगे रंगहीन। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था डायहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड में आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं। हर जीन का अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके गुणा करने वाला तरीका मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो यहाँ काम नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि यहाँ सी जीन का और पी जीन का अलग अलग क्रॉस करना, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीन भले दो हैं लक्षण तो एक ही है ना, इसलिए वो डायहाइब्रिड वो शॉर्टकट मेथड मेंडल में जो बताया था वो नहीं काम आएंगे। यहाँ आपको बिल्कुल गैमेट बना करके ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके भी गैमेट बनाएंगे तो इसके 2 गैमेट बनेंगे, क्योंकि एक ही विषम युग्मी है, इसके भी 2 गैमेट बनेंगे। गैमेट बना करके पूरे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसके बाद जिसमें भी सी और पी प्रभावी है वो कलर्ड, बाकी सब अप्रभावी कलरलेस। समझ गए? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन था। क्या इंटरेक्शन है, उदाहरण क्या है, वंशानुगति में क्रॉस कैसे करना है, रेशो कैसे आएगा, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा था पहला एलीलिक नॉन एलीलिक इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अगला लेते हैं, मिलता जुलता सही है, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री तो एक तरह की बाध्यता जैसा है कि नहीं दोनों बिल्कुल साथ होंगे तो ही लक्षण प्रभावी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सप्लीमेंट्री शब्द का अर्थ ही अलग है। सप्लीमेंट कर, सप्लीमेंट का मतलब है कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ना, एक तरह की मदद, एक तरह की हेल्प। सप्लीमेंट करना, कुछ कार्य हो रहा है, आपने भी योगदान दिया, आपने भी उसको सप्लीमेंट किया, सप्लीमेंट इसको कहते हैं। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, किसी और ने आकर के थोड़ी आपकी हेल्प कर दी, थोड़ी चीजें बता दी, तो इससे आपका नंबर अच्छे आ गए, तो उसने आपको सप्लीमेंट किया। खाना खाते हैं तो भी कुछ पोषक तत्व कम रह जाते हैं, तो फिर अतिरिक्त फूड सप्लीमेंट खाना पड़ता है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब यही। अब देखो सप्लीमेंट्री अंतःक्रिया में भी एक बात तो यहाँ भी वही है
कि दो नॉन एलिलिक जीन मिलकर एक लक्षण बनाएंगे, पहली बात, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में था। लेकिन यहाँ पर एक जीन दूसरे जीन का सप्लीमेंट्री है, इनको पूरक संपूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एक जीन दूसरे जीन का सप्लीमेंट्री कैसे? एक जीन दूसरे जीन को सप्लीमेंट करता है। अब इसको समझिए कैसे। इन दो जीन में से एक जीन तो बिल्कुल सामान्य जीन की तरह काम कर रहा है, एक जीन बिल्कुल सामान्य है, उसके प्रभावी एलील से प्रभावी लक्षण बन रहा है, अप्रभावी एलील से अप्रभावी लक्षण बन रहा है। लेकिन एक दूसरा और जीन है नॉन एलीलिक, वो अलग से क्या करता है कभी पता नहीं चलेगा, उसका अलग से कोई लक्षण ही नहीं। वो दूसरा जीन इस पहले वाले जीन के प्रदर्शन को सप्लीमेंट करता है, वो दूसरा जीन इस पहले वाले जीन के प्रदर्शन को बदलता है कई बार। और कैसे? कि दूसरे जीन का प्रभावी एलील, दूसरे वाले जीन का प्रभावी एलील, ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले जीन के प्रभावी एलील के जब साथ आता है, मैंने कहा था पहले वाला जीन तो बेचारा अपना काम कर रहा है, अब दूसरे का प्रभावी जब पहले वाले के प्रभावी के साथ आता है तो वो दूसरे का प्रभावी यूं अलग से तो कुछ करता दिखता नहीं है, लेकिन पहले वाले के प्रभावी के साथ आने पर ये पहले वाले के लक्षणों को बदलवा देता है, और जो लक्षण बना रहा था उसको चेंज होकर एक नया लक्षण बन जाता है, नया स्वरूप बन जाता है। ठीक है, दूसरे का प्रभावी एलील पहले के प्रभावी एलील के साथ जाने पर वो उसको सप्लीमेंट करता है और उसका प्रदर्शन बदल देता है। ठीक है, ये एक जीन ने दूसरे जीन को सप्लीमेंट किया। लेकिन ये भी देखा गया कि वो दूसरे का प्रभावी एलील पहले के अप्रभावी के साथ जाता है, लेकिन उसको सप्लीमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, और उस दूसरे का खुद का भी अप्रभावी एलील है, तो दूसरे का प्रभावी एलील सप्लीमेंट कर रहा है, वो भी प्रभावी को अप्रभावी को नहीं कर पा रहा। ऐसे ही दूसरे का जो अप्रभावी एलील है वो उस पहले वाले की जीन को सप्लीमेंट नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट करने के, किसी की मदद करने के लिए, कुछ बदलने के लिए क्रियाशील होना जरूरी है। और ये सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन सिर्फ क्रियाशील जीन यानी प्रभावी के मध्य है, अप्रभावी यहाँ कुछ नहीं करते। ठीक है, जैसे दूसरे का प्रभावी एलील पहले के प्रभावी को तो बदल देता है, लेकिन वो उसके अप्रभावी को नहीं बदल पाता है। क्यों? क्योंकि अप्रभावी तो खुद कुछ काम ही नहीं करते, और जब कोई जीन खुद ही कुछ नहीं कर रहा तो वो कैसे बदले? वो दूसरे का प्रभावी जब पहले के प्रभावी के साथ गया तो उसने उसको जाकर बोला कि ये क्या काम है, चलो ये बहुत पुराना हो गया, इसको चेंज करो, कुछ नया करते, और वो बिल्कुल नया कर लेते हैं। दोनों जीन काम कर रहे हैं तो हो गया। अब वो दूसरे का प्रभावी उसके पहले वाले के अप्रभावी के साथ भी गया, उसके पास जाके बोला कि भैया ये तूने क्या कर रखा है, इसको हटाओ, अपन कुछ नया काम करते। तो उस पहले के अप्रभावी एलील ने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमारा तो यही ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। काफी कहने के बाद भी पहले का अप्रभावी एलील अपना कोई प्रदर्शन बदलता नहीं, तो वो दूसरा जीन पूछता भी क्यों नहीं बदलना चाहते, तो अप्रभावी एलील क्या जवाब देगा कि भैया जिस लक्षण को तुम बदलने का कह रहे हो वो हमने तो बनाया ही नहीं, हम तो अप्रभावी एलील है, हम तो कुछ काम ही नहीं करते। अप्रभावी लक्षण कैसे आता है? जब कोई एलील कुछ काम ही ना करे तब जो दिखाई देता वो अप्रभावी, और जब उसके कुछ नहीं करने से आ रहा है तो ऐसे में वो कैसे बदल लेगा? और इसीलिए ध्यान रखिए, अप्रभावी एलील, काम नहीं करने वाला अक्रियाशील एलील, न किसी को सप्लीमेंट कर सकता है, न किसी से सप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, वो दूसरे का भी तो अप्रभावी है, वो इस पहले वाले को सप्लीमेंट नहीं करता, वो खुद ही कुछ नहीं करता, तो ये अप्रभावी के बीच में कुछ नहीं हो रहा। देखो, किसी की मदद करनी है तो आपको काम तो करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी कोई आके मदद करे तो भी आपको पहले काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपन तो बैठे रहे और कोई और आकर के अपना काम कर जाए। क्रियाशील होना आवश्यक है, तभी जब हम क्रियाशील होते हैं तभी हमारी कोई आके मदद भी करता है और हम भी किसी की मदद कर पाते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब यही है कि एक जीन का प्रभावी एलील दूसरे जीन के प्रभावी एलील के साथ जाने पर उसके प्रदर्शन को बदल देता है, नया प्रदर्शन बनवा देता है। बट ये कार्य वो सिर्फ प्रभावी के साथ ही कर पाता है, अप्रभावी के साथ नहीं। तो बहुत सिंपल सा इंटरेक्शन है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसमें दो नॉन एलीलिक जीन मिलकर एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। ठीक है, एक जीन का प्रभावी एलील दूसरे नॉन एलीलिक जीन के प्रभावी एलील के साथ जब आता है तो वो उसका प्रदर्शन बदल देता है, उसको सप्लीमेंट कर देता है, एवं दोनों प्रभावी मिलकर एक नया स्वरूप बना देते हैं, तो उसको बदलकर एक नया स्वरूप बना देता है। यह कार्य अप्रभावी एलील के साथ नहीं होता है, तो यह कार्य किंतु अप्रभावी एलील के साथ नहीं हो पाएगा, केवल प्रभावी के बीच में होता है।
तो पहले तो इंटरेक्शन की कंडीशन समझवा लीजिए, समझिए। अब देखो जरा इसका उदाहरण देखते हैं। इसका में उदाहरण मिलता है चूहों में त्वचा का रंग, चूहों में त्वचा का रंग, ठीक है। ये जो है इसमें हम देखिए सबसे पहले तो ये जीन बी, एक जीन है बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी से चूहों की त्वचा ब्लैक कलर की होती है, स्मॉल बी से एल्बिनो सफेद रंग की होती है। तो ये एक जीन है, प्रभावी एलील से काला रंग, अप्रभावी से सफेद या रंगहीन बन रहा है एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब रंगहीन भी हो सकता है। तो ये एक जीन है। अब एक दूसरा जीन है जीन ए, ठीक है। ये अलग से इसका अपना कोई लक्षण नहीं है, लेकिन ये ए जीन इस बी जीन को सप्लीमेंट करेगा। अब ये प्रभावी ए जब इस प्रभावी बी के साथ आया तो ये दोनों जब साथ आए तो इन्होंने मिलकर के एक नया लक्षण बना दिया, ब्लैक से कलर चेंज होकर अगोटी हो गया। अगोटी ग्रेइश ब्लैक जैसा है, थोड़ा चेंज हो गया ये कलर, ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये ब्लैक बना रहा था, इस कैपिटल ए ने इसके साथ आकर के इसके ब्लैक को चेंज करके क्या कर दिया, अगोटी। तो ये एक नया स्वरूप आ गया। फिर यही कैपिटल है इसके अप्रभावी स्मॉल बी के पास भी गया, जैसे इसके साथ आया ऐसे इसके साथ। लेकिन ये जो एल्बिनो बना रहा था इसके आने के बाद भी वो बदला नहीं और उसने तो अपना एल्बिनो ही बनाया। मतलब इस जीन ने इसको तो सप्लीमेंट किया, लेकिन ये इसको सप्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि तो खुद ही अप्रभावी, समझ गए। ऐसे देखिए स्मॉल ए, ये जब इसके साथ आया तो ये तो खुद अप्रभावी, तो ये इसको सप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अप्रभावी जीन न तो सप्लीमेंट होता है न करता है, तो ये इसको सप्लीमेंट नहीं करता, तो इसका काम क्या है, ब्लैक बनाना। तो ये दोनों जब साथ आते हैं तो ब्लैक ही बन रहा है, देखो, ठीक है। और स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों अप्रभावी हैं, यहाँ कुछ भी कार्य नहीं होगा, रंगहीन अवस्था आ जाएगी, एल्बिनो, कलरलेस, ठीक है। तो ये पूरी एक इंटरेक्शन है। देखो इसमें दो जीन है, लक्षण एक ही है, चूहे में त्वचा का रंग, और उस एक जीन के दो स्वरूप ब्लैक और एल्बिनो तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इस जीन ए के आने पर, जीन ए जीन बी के साथ आने पर एक नया रंग अगोटी और बना देता है, ठीक है। बाकी तो खैर जैसा जो आना वही आ रहा है, जहां ब्लैक आना वो ब्लैक ही आ रहा है, एल्बिनो जगह एल्बिनो आ रहा है, ठीक है। दोनों प्रभावी जब साथ होंगे तो अगोटी कलर, अकेला कैपिटल बी होगा तो फिर ब्लैक कलर, समझ गए। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन चलेगा। हम इसको जरा क्रॉस में भी करके देखें क्या बदलाव आएगा क्रॉस जब हम करें। मान लीजिए हम ये क्रॉस करते हैं अगोटी और एल्बिनो माइस के बीच, समयुग्मी ले लिया, मेंडल की तरह वो डायहाइब्रिड की तरह शुरू किया, तो F1 पीढ़ी विषम युग्मी बनेगी, ठीक है। अब आप देखिए कैपिटल ए और कैपिटल बी है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसका लक्षण क्या आएगा, दोनों प्रभावी साथ हैं तो अगोटी कलर। तो अगोटी और एल्बिनो के क्रॉस से F1 में तो अगोटी आया। फिर हम इससे आगे अब वापस अब इन दो अगोटी की इनब्रीडिंग करें, क्योंकि ये पौधे नहीं जंतु हैं, ठीक है। तो दो अगोटी में इनब्रीडिंग कराएंगे F1 पीढ़ी के। जब इनकी इनब्रीडिंग होगी, क्रॉस बिल्कुल वही डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, यहाँ भी वही 4 गैमेट बनेंगे, यहाँ भी 4 गैमेट बनेंगे, और F2 पीढ़ी बनेगी 16 संगठन वाली। और मैं वापस वही चेकर बोर्ड नहीं बना रहा हूं, तो भी मैं डायरेक्ट रेशियो लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो इसके अंदर भी 9 का बड़ा ट्राइंगल, 3 के 2 ट्राइंगल और एक कॉम्बिनेशन अलग से। 9 के बड़े ट्राइंगल में अब चिन्ह बदल गए हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों रहेंगे। 3 में कैपिटल ए रहेगा लेकिन बी स्मॉल हो जाएगा, अगले 3 में स्मॉल ए कैपिटल बी, और फिर ये स्मॉल ए स्मॉल बी हो गया। मैं देखो उसी पैटर्न पर लिख रहा हूं जो हमने शुरू में आपको डायहाइब्रिड में बताया था, वही चीज, ठीक है। बस चिन्ह बदलते जा रहे हैं। अब आपने ये लिख लिया तो इसका मतलब चेकर बोर्ड बना लिया आपने। अब ए और बी दोनों साथ है तो ये 9 तो क्या हो गए, अगोटी, ठीक है। अब कैपिटल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, इधर देखते जाओ, ठीक है। इधर देखेंगे तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जब आ रहा है तो क्या बनता है, एल्बिनो। तो इसका मतलब कैपिटल ए और स्मॉल बी में यह बनेगा एल्बिनो। फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, अब स्मॉल ए के साथ अगर कैपिटल बी आ रहा है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, तो ये ब्लैक का ब्लैक ही रहता है, ये इसको सप्लीमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के केस में ये ब्लैक बनेगा, और दोनों अप्रभावी होने पर एल्बिनो ही आता है, हमें मालूम है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लक्षण प्रारूप अनुपात फिनोटिपिक रेशियो क्या बना, इस डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:1 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ रेशियो आया 9:3:4, 9 अगोटी, 3 ब्लैक, 4 एल्बिनो, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री में जहां F2PD का फिनोटिपिक रेशियो रहा 9:7, सप्लीमेंट्री में ये रेशियो हो जाएगा 9:3:4। आप देखिए इन अंतःक्रियाओं में 9331 नहीं आ रहा। 9331 तो तब आता है जब कोई अंतःक्रिया नहीं होती, मेंडल वाला मामला। अब जैसे इंटरेक्शन होगा, तो मेंडल ने खुद ने कहा था कि इंटरेक्शन होगा तो रिजल्ट बदलेगा, और पहले से कुछ बता नहीं सकते। अलग अलग अंतःक्रियाओं में अंतःक्रियाओं के हिसाब से रेशियो आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7, सप्लीमेंट्री में 9:3:4। ठीक है, तो आपको दो इंटरेक्शन बताए मैंने, दोनों का अपना अपना तरीका है। इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, क्या इनके उदाहरण हैं, और कैसे इनका रेशियो आएगा, ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक जो हमने दो इंटरेक्शन पढ़े, इन दोनों इंटरेक्शन में एक बात थी कि दोनों इंटरेक्शन एक प्रकार के धनात्मक या पॉजिटिव इंटरेक्शन थे। अर्थात यहाँ पर आप देखिए दो जीन मिलकर के किसी लक्षण का निर्माण ही कर रहे थे, तो दो जीन मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन। यहाँ कहीं नकारात्मकता नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि एक जीन ने दूसरे जीन को कहीं संदमित कर दिया हो या काम नहीं करने दिया हो। बट अंतःक्रियाएं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। कई बार दो जीन मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो कई बार एक जीन दूसरे जीन को काम नहीं भी करने देता। हमने जो अभी तक दोनों पढ़ी है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ये तो दोनों कैसी है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री में दो जीन मिलकर के ही काम कर रहे हैं, एक भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं कर रहा। सप्लीमेंट्री में एक जीन अपना काम कर रहा है, दूसरा आकर के इसकी थोड़ी और मदद करके थोड़ा कार्य बदल देता, वो उसको सप्लीमेंट कर देता। ठीक है, अब हम तीसरे इंटरेक्शन पर आते हैं, और वो इंटरेक्शन एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, क्योंकि ये दो तो हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन पढ़े। अब एक नेगेटिव इंटरेक्शन लेते हैं, एपिस्टेसिस, हिंदी में कहते हैं प्रबलता। एपिस्टेसिस, प्रबलता, ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में काफी प्रचलित इंटरेक्शन है। एग्जाम में इस पर अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से भी ज्यादा ये पूछा जाता है। एपिस्टेसिस का मतलब क्या है, एक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन को संदमित कर देता है, प्रदर्शित नहीं होने देता। ये नकारात्मक नेगेटिव इंटरेक्शन, कि इसमें एक जीन किसी दूसरे नॉन एलिलिक जीन के प्रदर्शन को संदमित कर देता है। ठीक है, और जो जीन संदमित करता है और जो जीन संदमित होता है उनके नाम हैं। संदमित करने वाला जीन एपिस्टेटिक जीन, और संदमित होने वाला जीन हाइपोस्टेटिक जीन कहलाए। तो दो नॉन एलिलिक जीन हैं, एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस कर देता है, संदमित कर देता है। सप्लीमेंट्री में क्या था, एक जीन दूसरे जीन को सप्लीमेंट करता है, मदद कर रहा है, या तो वो संदमित कर रहा है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो एक एपिस्टेटिक जीन है, संदमित होने वाला दूसरा जीन हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है, अब जब एक जीन दूसरे जीन को संदमित करता है, तो अगर हम थोड़ा अपने दिमाग में जोर लगाएं, तो ऐसा तो हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं, और पहले जो चीज पढ़ी है उससे इसकी तुलना जरूर पूछी जाती है। और पहले हमने एक प्रोसेस पढ़ा है, प्रभाविता। प्रभाविता को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। प्रभाविता में भी हमें ऐसा ही लगता है कि एक जीन दूसरे जीन को संदमित कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ऐसे में कैपिटल टी का टॉल ही आता है, स्मॉल टी का कुछ नहीं आ रहा, और देखने में लगता है कैपिटल टी ने स्मॉल टी को काम ही नहीं करने दिया। हालांकि हम जानते हैं कि कैपिटल टी ही काम कर रहा है, स्मॉल टी काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए टॉल बना। लेकिन एक बार को देखने में ऐसा ही लग रहा है ना, वहां भी एक जीन दूसरे जीन को काम नहीं करने दे रहा, संदमित कर रहा है। प्रभाविता और प्रबलता दोनों में तुलना आती है कि दोनों में आपको समानता क्या नजर आई, दोनों में असमानता क्या नजर आई। तो दोनों में बेसिक चीज तो समान है, एक जीन दूसरे जीन को संदमित कर रहा है। लेकिन प्रभाविता और प्रबलता में एक बड़ा अंतर भी है। प्रभाविता में जो काम हो रहा है वो अलीलिक जीन के मध्य हो रहा है, कि कैपिटल टी स्मॉल टी को संदमित कर रहा है। प्रभाविता अलीलिक जीन के मध्य होती है। वहीं प्रबलता, जैसा कि मैंने कहा, एक जीन दूसरे नॉन अलीलिक जीन को संदमित कर, तो ये नॉन अलीलिक जीन के मध्य, अलीलिक नॉन अलीलिक का ही अंतर है। यहाँ देखिए, अलीलिक नॉन अलीलिक के अंतर पर हम कई सारी चीजें विभेदित करें। मैंने आपको पहले बताया पृथक्करण और अपव्यूहन, कि अलीलिक जीन का पृथक होना पृथक्करण, और नॉन अलीलिक जीन का पृथक होना अपव्यूहन। ठीक है, अब प्रभाविता और प्रबलता में भी अंतर इसी बात का है, अलीलिक नॉन अलीलिक का। ठीक है, अलीलिक के मध्य हो तो प्रभाविता, और नॉन अलीलिक के मध्य हो तो प्रबलता। काम एक ही है, एक जीन दूसरे जीन को संदमित करे। तो ये तुलना पर क्वेश्चन भी आता रहता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखें कि प्रभाविता और प्रबलता दोनों में एक जीन दूसरे जीन को संदमित करता है, ये बात तो दोनों में कॉमन है। लेकिन किंतु प्रभाविता अलीलिक जीन के मध्य होती है और प्रबलता नॉन अलीलिक जीन के मध्य होती है। तो ये तुलना अच्छे से ध्यान रखने की प्रभाविता अलीलिक के मध्य और प्रबलता नॉन अलीलिक के मध्य। ठीक है,
तो दोनों जो है काम एक जैसा दिखता है, लेकिन एक एलीलिक में एक नॉन एलीलिक के बीच में है। तो एक जीन द्वारा दूसरे जीन को संदमित करना। अच्छा, जो इपिस्टेटिक जीन है, देखिए एक सामान्य जीन की तरह इपिस्टेटिक जीन का भी अपना डोमिनेंट अलील और अपना रिसेसिव अलील रहेगा। इसका भी डोमिनेंट अलील है, रिसेसिव अलील है। और जो संदमित होने वाला हाइपोस्टेटिक जीन है, इसका भी डोमिनेंट रिसेसिव अलील होगा। भाई ये तो जैसे नॉर्मल जीन होते हैं उसी तरह के हैं, और अलग अलग लोकस, अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल दूर दूर होते हैं, और दूर बैठे बैठे भी एक जीन दूसरे जीन को संदमित कर रहा है। हालांकि जब हम क्रियाविधि देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि संदमन जैसी कोई चीज है नहीं, वो हमें नजर आ रही है बस। अच्छा, जब संदमन की बात आती है तो देखिए इपिस्टेटिक जीन का प्रभावी और अप्रभावी दोनों अलील है। हमने अक्सर ये देखा कि इपिस्टेटिक जीन का आमतौर पर कोई एक अलील ही दूसरे जीन को संदमित करता है, ठीक है। कि या तो ये प्रभावी अलील जो है ये इन दोनों को संदमित करेगा, तो अप्रभावी नहीं करता। प्रबल जीन इपिस्टेटिक जीन का कोई एक अलील ही वास्तव में इपिस्टेटिक होता है, या तो इसका डोमिनेंट अलील इसको संदमित करेगा या फिर इसका रिसेसिव अलील संदमित करेगा। दोनों अलील एक साथ संदमित करे किसी दूसरे जीन को, ऐसा विरल रूप से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इपिस्टेटिक जीन का कोई एक अलील ही वास्तव में इपिस्टेटिक होता है, एक अलील ही होती है। अब वो प्रभावी भी हो सकता है, वो अप्रभावी, ठीक है। हाइपोस्टेटिक जीन को जो संदमित कर रहे हैं खाली डोमिनेंट भी कर सकता है और रिसेसिव भी कर सकता है, दोनों एक साथ करें, ऐसा विरल रूप से हो। और इसी वजह से हम प्रबलता के दो प्रकार कहते हैं। अगर प्रभावी अलील संदमित कर रहा है तो प्रभावी प्रबलता, अप्रभावी अलील कर रहा है तो अप्रभावी प्रबलता। तो प्रबलता के हम दो प्रकार लेंगे। एपिस्टेसिस के प्रकार दो तरह के होंगे, प्रभावी प्रबलता, अप्रभावी प्रबलता, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। पहले हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस की बात करें तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का क्या मतलब हुआ कि एपिस्टेटिक जीन का प्रभावी अलील हाइपोस्टेटिक जीन को संदमित करे, तो ये प्रभावी अलील इस प्रभावी को, प्रभावी अलील इसके अप्रभावी को, दोनों को संदमित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अप्रभावी अलील है लेकिन वो संदमन में भाग नहीं ले रहा। जब एक जीन का प्रभावी अलील दूसरे जीन को संदमित करे तो वो प्रभावी प्रबलता या अप्रभावी संदमन नहीं करता, इसलिए इसको प्रभावी प्रबलता करें, केवल डोमिनेंट इसको सप्रेस कर रहा है। अब आप देखो ये चीज बहुत कुछ सप्लीमेंट्री से उल्टा है। सप्लीमेंट्री में भी प्रभावी के बीच में काम हुआ था कि एक जीन का प्रभावी अलील दूसरे जीन के प्रभावी अलील को सप्लीमेंट करता है, उसकी मदद करता है। यहाँ क्या हो रहा है, एक जीन का प्रभावी अलील दूसरे जीन के प्रभावी अलील को संदमित कर देता है, उल्टा है, ठीक है। तो प्रभावी प्रबलता का मतलब है इपिस्टेटिक जीन का प्रभावी अलील संदमन करे, अप्रभावी नहीं। उदाहरण देखिए, इसका ये उदाहरण तो AIPMT में पूछा जा चुका है। समर स्क्वैश में फलों का रंग। समर स्क्वैश का मतलब गर्मियों के समय में आने वाले जो ककड़ियां होती हैं, कोकुम्बर, वो है। इसका वनस्पतिक नाम है कुकुरबिटा पीपो। कुकुरबिट्स ककड़ियों को कहते हैं, समर में जो आती है। तो समर में आने वाली ये कोकुम्बर जो है, इनके फलों के रंग में प्रभावी प्रबलता देखी गई। देखा गया कि यहाँ पर दो जीन है, देखिए, एक जीन W और एक जीन Y, समझ गए। जीन Y अपना कार्य कर रहा है, जीन Y प्रभावी होने पर येलो कलर के फल बनाता है, अप्रभावी होने पर हरे रंग के फल बनते हैं, ठीक है। अब ये जीन W जो है ये प्रबल जीन है और ये बनाता है सफेद रंग के फल। तो जब कैपिटल W और कैपिटल Y साथ आते हैं तो ये इसका येलो नहीं बनने देता, कैपिटल W इसको संदमित करता है और ये दोनों साथ आने पर व्हाइट कलर के फल बनेंगे। कैपिटल W और स्मॉल y साथ आए तो भी व्हाइट बनेगी। तो जब तक कैपिटल W है तब तक तो केवल व्हाइट ही बनेगा, जीन Y को प्रदर्शित होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो स्मॉल w अप्रभावी है, जो ये कह रहा हूं, ये इपिस्टेटिक नहीं है। स्मॉल w जब कैपिटल Y के साथ आया, देखिए ये और ये जब साथ आए तो उस कैपिटल Y को प्रदर्शित होने का मौका मिलेगा और ये येलो बनेगा, और स्मॉल w और स्मॉल y होने पर ग्रीन बनेगा, समझ गए। तो ये स्मॉल w का यहाँ कोई काम नहीं, अप्रभावी एलील प्रबल नहीं है, प्रबल से प्रभावी एलील। और ये कैपिटल W स्वयं का सफेद रंग बनाता है। ये कैपिटल W जब तब भी, चाहे वो कैपिटल Y के साथ हो चाहे वो स्मॉल y के साथ हो, वो व्हाइट ही बनाएगा। तो प्रभावी प्रबलता इसी को कहें। तो यहाँ पर देखा जाए तो वास्तव में प्रबल कौन रहा, तो प्रबल जीन कौन सा रहा यहाँ पर, ये जो W है ये है प्रबल। यहाँ दोनों में से हम इपिस्टेटिक जीन तो W को ही बोलेंगे, लेकिन इस इपिस्टेटिक जीन में भी
प्रबल जो वास्तव में है वो कौन है, कैपिटल W है, ये एपिस्टेटिक है और ये इसको संदमित करता है। अब अपने को जब भी कुकुरबिटा के पुष्प रंग फलों के रंग पर बात आएगी तो अपने को ध्यान रखना है कि ये उदाहरण किसका है, प्रभावी प्रबलता का, उसी हिसाब से करना है। मैंने कहा ना, इनके जब क्वेश्चन आते हैं वंशानुगति क्रॉस के तो अंतःक्रिया नहीं लिखते। चूहों में ब्लैक अंगूठी का क्वेश्चन आ रहा तो समझ जाइए सप्लीमेंट्री से ही करना है। कुकुरबिटा के अंतर्गत फलों के रंग की बात हो रही है, मतलब प्रभावी प्रबलता से करना है। अब इसकी देखिए वंशानुगति और इसका भी रेशो देखें तो अगर एक सफेद रंग का फल वाले और एक हरे रंग के फल वाले में क्रॉस किया गया समयुग्मी ले लिया मेंडल की तरह, तो ये F1 पीढ़ी विषम युग्मी बनेगी। और जब तक कैपिटल W है तब तक कोई नहीं, आपको उसका कलर क्या लिखना है, वाइट, ये तो वाइट ही बनेगा। और इसका अगर हम F2 पीढ़ी पर आगे कार्य करें स्वपरागण करके, ये तो पौधा है इसमें स्वपरागण हो जाएगा, ठीक है, और स्वपरागण करेंगे और F2 पीढ़ी बनाएंगे, उसी तरह का चेकर बोर्ड बनेगा। और हम बिना चेकर बोर्ड बनाए डायरेक्ट रेशो ला सकते हैं। यहाँ पर वही 4-4 गैमेट बनेंगे, क्रॉस बिल्कुल उसी तरह से चलेगा F2 पीढ़ी में। और देखो रिजल्ट क्या आया। अब यहाँ पर भी 9 का बड़ा ट्राइंगल बनेगा जिसमें कैपिटल W और कैपिटल Y आएंगे। 3 के ट्राइंगल में कैपिटल W और स्मॉल y हो जाएंगे। फिर अगले 3 में स्मॉल w और y कैपिटल हो जाएगा। और एक रहेगा जिसमें सारे अप्रभावी होंगे। ऐसे जो हम पैटर्न बनाते हैं ना वही, बस खाली चिन्ह बदल रहा है। अब आप देखिए इनके अगर हम लक्षण लिखें तो जिस में कैपिटल W है वो तो वाइट ही बनेगा, इसमें y जिन काम नहीं करेगा। तो इसमें भी कैपिटल W, इसमें भी कैपिटल W, तो ये तो दोनों वाइट ही बनेंगे, ठीक है। 9 और 3 कितने हो गए, 12। और यहाँ स्मॉल w कैपिटल Y है तो ये येलो बनेगा 3, और स्मॉल w स्मॉल y में ग्रीन आएगा 1। तो यहाँ रेशो हुआ 12:3:1, 12:3:2, ठीक है। 12:3:1 का रेशो है। आप देखो हर बार रेशो बदल रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री 9:7, सप्लीमेंट्री 9:3:4, डोमिनेंट एपिस्टेसिस 12:3:1। और आपको ये लक्षण लिखने में ये सारा ध्यान रखना, कैपिटल W के साथ कैपिटल Y हो, कैपिटल W के साथ स्मॉल y हो, दोनों में वाइट आएगा। स्मॉल w के साथ कैपिटल Y होने पर येलो और स्मॉल w स्मॉल y पर ग्रीन। और वही चीज़ हमने लिखी है और इसके अनुसार रेशो आएगा 12:3:1। 2 बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार यही आया है कि समर स्क्वैश में फलों के रंग में कौन सी वंशानुगति पाई जाती है, आंसर दिया गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। एक बार उससे पहले पूछा गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस का F2 पीढ़ी का रेशो क्या आता है, तो 12:3:1। ये रेशो फिक्स चलते हैं, ठीक है। इनमें सब में जीनोटिपिक रेशो में चेंज नहीं आ रहा, 1:1, 2:4:1, चेकर बोर्ड वो का भी बन रहा। चलिए, ये तो प्रबलता का पहला भाग, प्रभावी प्रबलता और उसका उदाहरण, उसका रेशो। उसके बाद आते हैं अगले पार्ट पर, अप्रभावी प्रबलता। अप्रभावी प्रबलता जिसमें एपिस्टेटिक जीन का अप्रभावी एलील हाइपोस्टेटिक जीन को संदमित कर रहा है। एपिस्टेटिक जीन का अप्रभावी एलील संदमित कर रहा है, प्रभावी संदमन में भाग नहीं ले रहा। तो जब केवल अप्रभावी एलील से संदमन हो तो उसे अप्रभावी प्रबलता कहेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी विशेष बात और है, देखिए यहाँ पर एक विशेष बात क्या है कि चलिए अप्रभावी एलील तो उसको संदमित कर रहा है, प्रभावी तो यहाँ फ्री है ना। तो हम देखते हैं कि अक्सर क्या होता है, यहाँ ये जो प्रभावी एलील होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभावी एलील इसके प्रभावी के साथ मिलकर एक और अंतःक्रिया दर्शाते हैं। मतलब रिसेसिव एपिस्टेसिस के समानांतर ही एक और अंतःक्रिया चलती है इसी उदाहरण में, ठीक है, कि ये प्रभावी और ये प्रभावी मिलकर के सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन दर्शाते हैं। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। और यही यहाँ पर चीज समझने की है कि यहाँ 2 इंटरेक्शन आपको एक साथ मिलेंगे। एक ही उदाहरण में एक साथ 2 इंटरेक्शन। सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन याद कीजिए, हमने कहा था ये प्रभावी के बीच में होता, वहां प्रभावी का तो सप्लीमेंटेशन होता ही नहीं। एक जीन का प्रभावी दूसरे जीन के प्रभावी के प्रदर्शन को बदल देता है, सप्लीमेंट कर देता है, यही सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है। तो एक जीन का प्रभावी दूसरे जीन के प्रभावी के साथ सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन, ठीक है। और इसका अप्रभावी इन दोनों को संदमित करे, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस। और दोनों बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, एक ही उदाहरण में दोनों एक साथ चलते हैं।
और इसी गलतफहमी की वजह से कई बार किताबों तक में लिख दिया जाता है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन सेम है, तो गलत है, सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। दो अलग अलग अंतःक्रियाएं, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है सप्लीमेंट्री और एक नेगेटिव इंटरेक्शन है रिसेसिव एपिस्टेसिस, परंतु दोनों एक ही उदाहरण में साथ साथ चलते हैं। आप देखिए, जो हमने सप्लीमेंट्री का उदाहरण लिया था उसी में आपको रिसेसिव एपिस्टेसिस भी दिखेगा। वो हमने वहां पर ज्यादा गौर नहीं किया, नहीं तो वहीं पे दिख जाता हूं। देखिए, अगर मैं वही वाला एग्जाम्पल वापस लिखूं तो हमने सप्लीमेंट्री में क्या उदाहरण लिखा था, याद है? चूहों में त्वचा का रंग, कोट कलर इन माइस, यही था। जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक जीन बी है जो ब्लैक कलर की त्वचा बनाता है, स्मॉल बी एल्बिनो या सफेद रंग की त्वचा बनाता है। ठीक है, फिर एक और अन्य जीन है, मान लीजिए जीन ए, और ये कहा गया था कि जीन ए और बी जब साथ आते हैं तो अगोटी कलर बनता है, और ये अगोटी बनना ही हमने कहा था सप्लीमेंट्री। इसका ये प्रभावी और ये प्रभावी मिलकर के ब्लैक के बजाय अगोटी आ गया, ये तो हमारी अंतःक्रिया कौन सी हो गई? सप्लीमेंट्री। वही प्रभावी के बीच। फिर हमने क्या कहा था कि ये कैपिटल ए और स्मॉल बी जब साथ आए तो इस कैपिटल ए इसको सप्लीमेंट नहीं कर पाया, और इसका कलर क्या आया? एल्बिनो। और यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर कोई ध्यान देता उस समय भी, सप्लीमेंट्री पढ़ाते समय भी, तो वहां भी यही चीज आती कि चलो कैपिटल ए और स्मॉल बी साथ आए तो कैपिटल ए स्मॉल बी को सप्लीमेंट नहीं कर पाया क्योंकि स्मॉल बी अप्रभावी है, वो काम ही नहीं कर रहा। कैपिटल ए कैपिटल बी को इसलिए सप्लीमेंट कर पाया क्योंकि वो काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा तो सप्लीमेंट नहीं कर पाया। अब चलो सप्लीमेंट नहीं कर पाया तो भी प्रभावी तो यहाँ कैपिटल ए था ना, स्मॉल बी तो कुछ नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पर कैपिटल ए का लक्षण दिखना चाहिए था ना, बट हमें क्या दिखा? स्मॉल बी का एल्बिनो दिखा। कलर क्या आया? एल्बिनो। जैसे देखिए, इधर स्मॉल ए और कैपिटल बी जब साथ आते हैं तो हमने कहा कि यह अप्रभावी है, स्मॉल ए, ये अप्रभावी होने की वजह से ये इसको सप्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ठीक बात है, ये इसने सप्लीमेंट तो नहीं किया, लेकिन स्मॉल ए और कैपिटल बी में प्रभावी तो कैपिटल बी था, इसलिए हमने कैपिटल बी का ब्लैक लिखा है यहाँ पर। तो जब स्मॉल ए और कैपिटल बी साथ आ रहे हैं तो कैपिटल बी का ब्लैक आया, तो स्मॉल बी और कैपिटल ए के साथ आने पर कैपिटल ए का लक्षण क्यों नहीं आया? इसका मतलब यहाँ कुछ और बात भी हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर इस स्मॉल बी ने इसको संदमित करा है, स्मॉल बी इसको संदमित कर रहा है और इसलिए इसका एल्बिनो आया। समझ में आई बात? और जब ये स्मॉल ए और स्मॉल बी साथ होते हैं, ये दोनों साथ हैं, तो भी क्या आ रहा है? एल्बिनो ही आएगा। ये उदाहरण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, यहाँ भी एल्बिनो आ रहा है। इसका अर्थ इसको जरा दूसरे एंगल से देखो कि जब ये स्मॉल बी अलील इस जीन पूरे जीन ए को संदमित कर रहा है, स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए आ जाए, स्मॉल बी के साथ स्मॉल ए आ जाए, दोनों ही स्थितियों में एल्बिनो आ रहा है, कोई नया लक्षण नहीं लाने दे रहा, इसका कोई लक्षण ही नहीं आता। तो इस बी जीन में स्मॉल बी जो है अप्रभावी अलील, ये इसको संदमित कर रहा है, ये अप्रभावी प्रबलता है। तो देखिए, इंटरेक्शन वैसे ही चलेगा, रेशो वही आएगा, लेकिन जितने अगोटी बन रहे हैं, अगोटी तो बने सप्लीमेंट्री अंतःक्रिया के कारण, और जितने एल्बिनो बन रहे हैं वो सारे बने रिसेसिव एपिस्टेसिस के कारण। 9:3:4 का जो रेशो आया था वो अकेले सप्लीमेंट्री से नहीं आ सकता, वहाँ रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी योगदान। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रेशो आए थे कि 9 अगोटी 3 ब्लैक और 4 एल्बिनो, ये जो रेशो था इसमें से 9 अगोटी जो हैं वो तो सप्लीमेंट्री की वजह से आए, और 4 ये एल्बिनो जो हैं ये रिसेसिव एपिस्टेसिस की वजह से आए हैं। और ये जो रेशो, ये कंबाइंड रेशो बनेगा, केवल अकेले सप्लीमेंट्री का भी नहीं है, केवल अकेले रिसेसिव एपिस्टेसिस का भी नहीं है, इसमें दोनों चीजें होंगी। एक ही उदाहरण में एक साथ दो अंतःक्रियाएं दिखती हैं और ये देखना आना चाहिए। कैपिटल ए और कैपिटल बी मिलकर अगोटी बनाते हैं, ये सप्लीमेंट्री मैं फिर से बता रहा हूँ। और कैपिटल ए के स्मॉल बी के साथ आने पर कुछ कार्य नहीं करना और एल्बिनो आना, स्मॉल ए के स्मॉल बी के साथ आने पर भी कुछ कार्य नहीं करके एल्बिनो आने का अर्थ ये हुआ
कि स्मॉल बी ने इन दोनों को संदमित कर दिया। ठीक है, ये कहलाया रिसेसिव एपिस्टेसिस। आगे बात समझ में। अब कोई हमसे यहाँ ये पूछे कि इसमें प्रबल कौन है, एपिस्टेटिक जोन कौन सा हुआ, ए या बी, तो ध्यान रखिएगा ये जो बी जीन है ये एपिस्टेटिक जीन है, ये एपिस्टेटिक जीन है, और जीन ए जो है ये हाइपोस्टेटिक जीन हुआ, संदमित हो रहा है हाइपोस्टेटिक। लेकिन ये एक और है, ये सप्लीमेंट्री जीन भी तो हुआ। जीन ए का तो डबल रोल है, जीन ए हाइपोस्टेटिक भी है, संदमित हो रहा है, और ये सप्लीमेंट्री भी है। और जीन बी यहाँ पर एपिस्टेटिक, और जीन बी का भी कौन सा एलील, तो अप्रभावी एलील एपिस्टेटिक है। ठीक है, तो अप्रभावी प्रबलता में एक जीन का अप्रभावी एलील दूसरे जीन को संदमित करता है। यहीं पर साथ साथ में प्रभावी मिलकर के सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन भी दर्शाते हैं, और इसीलिए सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन और रिसेसिव एपिस्टेसिस साथ साथ ही मिल जाता है, और दोनों का संयुक्त रूप से रेशियो आता है 9:3:4। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का उदाहरण भी वही रहेगा जो सप्लीमेंट्री का था, और इसका रेशियो भी वही मानेंगे जो सप्लीमेंट्री का था, रेशियो भी सेम 9:3:4, और एग्जाम्पल भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एपिस्टेसिस रेशियो रहा 12:3:1, और रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो 9:3:4, और रिसेसिव एपिस्टेसिस के साथ सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन भी चलेगा। और दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। थोड़ा ढंग से अपनी कॉपी में लिख भी लेना कि इसमें कौन प्रबल है कौन नहीं है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, जीन ए का जीन बी के साथ आना, अगोटी बनना, ये सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन है। ठीक है, ये चीज सप्लीमेंट्री का पार्ट है, और एल्बिनो आना रिसेसिव एपिस्टेसिस का पार्ट है। दोनों चीज साथ साथ है, जब जिसकी जरूरत हो वो काम है। अब यहाँ पर एक लॉजिकल क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई प्रभावी एलील किसी को संदमित कर रहा है, तो एक बार को शायद हम समझा पाए, हमें जायज लग रहा है कि प्रभावी एलील कुछ काम कर रहा होगा और उसने काम करके किसी को संदमित भी कर दिया हो, क्योंकि प्रभावी एलील क्रियाशील है, काम करते, उत्पाद बनाते। हम बार बार कहते हैं कि अप्रभावी एलील तो कोई काम नहीं करता। हमने कहा ये स्मॉल भी कुछ नहीं कर रहा, तभी तो सफेद रंग है, रंग ही नहीं है। तो कोई अप्रभावी एलील जो अक्रियाशील है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं करने के बावजूद वो किसी को संदमित कैसे कर रहा। कोई एलील क्रियाशील है और काम करके किसी को संदमित करे, वो समझाया जा सकता है। काम नहीं करने पर भी किसी को संदमित कर रहा है, ये चीज एकदम से ऐसे समझ में नहीं आती। और इस चीज को समझने के लिए मैं आपको उसका थोड़ी सी क्रिया विधि बताऊंगा। जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर बताया था कि पुष्प रंग दो जीन के आने पर ही क्यों रंग में बन रहा है, वो मैकेनिज्म देखा था हमने, क्रोमाजेन और एंथोसाइनिन। इसका भी एक मैकेनिज्म देखिए, चूहे में त्वचा के रंग बनने का आंतरिक मैकेनिज्म क्या है। ये तो हम बाहर से देख रहे थे कब ब्लैक और अगूठी बना। आंतरिक मैकेनिज्म ऐसा है कि यहाँ पर चूहे में कुछ रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल से एक एंजाइम की मदद से ब्लैक कलर बनता है। ये एंजाइम जो है जीन बी से बनता है, इसको आप एंजाइम बी कह सकते हैं। तो जीन बी का प्रभावी एलील एंजाइम बी बना रहा, और ये जो है रॉ मटेरियल से ब्लैक बना रहा है। एक बार को कलर यहाँ बन चुका, और इसका स्मॉल बी कोई एंजाइम नहीं बनाता। जैसे मैंने इधर आपको बताया था कि बी ने ब्लैक बनाया, स्मॉल बी ने एल्बिनो बनाया। वही चीज है यहाँ पर कि ये बी जो है एंजाइम बना रहा तो ब्लैक बनेगा, और अगर स्मॉल बी कोई एंजाइम नहीं बना रहा तो ब्लैक बनेगा ही नहीं, मतलब कोई कलर नहीं बनेगा। और कोई कलर नहीं बनने पर रंगहीन अवस्था आएगी, उसको क्या कहेंगे, एल्बिनो कहेंगे। ठीक है, तो ये इस जीन का काम है। कलर ब्लैक बन चुका। अब यह एक और जीन है, जीन ए, वो भी इसके आगे काम करता है, और जीन ए एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम ए मान लीजिए, ये इस ब्लैक को बदलकर अगूठी कर देता है। तो क्या करा जीन ए ने, जीन बी के किए काम को थोड़ा और चेंज कर दिया, तो ये कहलाता सप्लीमेंट्री। इसका भी स्मॉल ए कोई एंजाइम नहीं बनाता। अब आप देखिए सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन कैसे हुआ। हमने कहा दोनों प्रभावी होंगे तो कलर अगूठी बनेगा। अब समझ सकते हो कैसे, कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों हैं, दोनों एंजाइम बनेंगे तो अंततः कलर अगूठी बनेगी। इसी को सप्लीमेंट्री कह रहे हैं कि इस जीन ए ने जीन बी के ब्लैक को सप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि अगर इधर कैपिटल बी और इधर स्मॉल ए हो, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल बी होने पर तो खैर ब्लैक बनेगा ही बनेगा, स्मॉल ए होने पर ये एंजाइम नहीं बना, ये एंजाइम नहीं बना तो ब्लैक से अगूठी का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कैपिटल बी और स्मॉल ए होने पर तो ब्लैक कलर आएगा, बताया था अभी। ठीक है, कैपिटल बी और इधर स्मॉल ए हुआ तो बस काम ये रुक जाएगा, आगे का नहीं होगा।
अब बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस की, कि अगर इधर मान लो स्मॉल बी है, हमने कहा ना स्मॉल बी जीन ए और स्मॉल ए को संदमित कर रहा है, ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है। इधर स्मॉल बी हुआ तो ये एंजाइम नहीं बना। अब ये एंजाइम नहीं बना तो रॉ मटेरियल से ब्लैक कलर नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप देखो इधर आपके पास जीन कैपिटल ए है और इधर स्मॉल बी था, इधर कैपिटल ए है। कैपिटल ए है तो एंजाइम ए बना। अब एंजाइम ए बना भी सही, लेकिन चूंकि पहले तो ब्लैक ही नहीं बना, तो ब्लैक नहीं बना तो ये एंजाइम ए किसको कन्वर्ट करेगा? किसी को भी नहीं। तो जीन ए ने तो बकायदा काम भी किया, एंजाइम बनाया, लेकिन उसका एंजाइम कुछ काम नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लैक ही नहीं बना तो अंगूठी कहां से बनेगा? अर्थात जो हमें बाहर से देखने पर लग रहा था कि स्मॉल बी ने कैपिटल ए को संदमित कर दिया, वास्तव में कैसा कोई संदमन नहीं हुआ, हमें खाली देखने से लग रहा है। वास्तव में क्या हुआ कि स्मॉल बी ने कैपिटल ए को क्या करा है? संदमित नहीं किया, लेकिन उसका प्रभाव भी नहीं दिख रहा। इसने तो बाकायदा काम किया, एंजाइम बनाया, लेकिन इसके एंजाइम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आगे की रिएक्शन नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। हमें बाहर से देखने पर लगेगा कि स्मॉल ए कैपिटल ए संदमित हो गया और इसलिए ना तो ब्लैक बना ना गोटी बना, कलर क्या आ जाएगा? एल्बिनो। दोनों अगर अप्रभावी रहेंगे, दोनों अप्रभावी रहेंगे तो वैसे कोई एंजाइम नहीं बनेगा, कलर ही नहीं बनेगा, तो एल्बिनो ही आना है, ठीक है। तो जो मन में एक प्रश्न उठता है कि अप्रभावी एलील कैसे किसी को संदमित कर सकता है, तो वो हम इसकी क्रिया विधि से समझ पाएंगे कि अप्रभावी एलील कोई काम नहीं करता। इसके काम नहीं करने की वजह से अगला वाला जीव जो काम कर भी रहा है उसके काम का भी कोई अर्थ नहीं रहता और वो उसका भी इफेक्ट नहीं दिखेगा और हमें ऐसा लगेगा कि वो संदमित हो गया। तो देखिए, जो अंतःक्रियाएं होती हैं मैकेनिज्म लेवल पर कुछ और दिखती हैं, बाहर से कुछ और दिखती हैं। हम जो ये अंतःक्रियाएं देखते हैं एक बार को बाहर से देखने के आधार पर बता देते हैं, मैकेनिज्म पर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा हर जीन अपना अपना काम कर रहा है, कोई दो जीन की दोस्ती नहीं है, अंतःक्रिया ऐसे नहीं है। बट हाँ, जीन के जो उत्पाद होते हैं प्रोटीन एंजाइम ये मिलके काम करते हैं, इसलिए कई बार हमें दो जीन मिलके काम करते हुए नजर आ सकते हैं, संदमित करते हुए नजर आ सकते हैं। तो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में कुल मिलाकर ये थी 4 इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन 9:7, सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन 9-3-4, प्रभावी प्रबलता 12-3-1 और अप्रभावी प्रबलता 9-3-4 फिर से, ठीक है। इस प्रकार से नॉन एलिलिक इंटरेक्शन तो और भी कई सारे हैं, लेकिन हमें बस इतने ही पढ़ने हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में तो आपको ये भी नहीं दिखेंगे, लेकिन एपिस्टेसिस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आता रहता है। इनके रेशो पूछ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का रेशो। तो अपने को बस हर इंटरेक्शन की क्या कंडीशन है वो ध्यान रखनी है कि ये अंतःक्रिया कैसे होती है, इसका एक उदाहरण ध्यान रखना है और उसका रेशो ध्यान रखना है। और ये उदाहरण बिल्कुल फिक्स है, प्रश्न में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो उदाहरण पर जो क्वेश्चन होगा तो उसमें लिखेंगे भी नहीं कि अंतःक्रिया कौन सी हो, अपने को याद होनी चाहिए किसमें कौन सी अंतःक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नॉन एलिलिक और एलिलिक ये पोस्ट मेंडलिज्म का पहला भाग था, जीन इंटरेक्शन, जिसमें एलिलिक जीन इंटरेक्शन 5 हो गई और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन 4 हो गई, ठीक है। तो ये तो जीन इंटरेक्शन हुआ। इसके बाद अगला सेगमेंट शुरू करें।